Yes. Sir, now it started. Okay, thank you. So, thank you all for joining in very short notice. After a long time, I am here. और आप लोगों का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला मुझे सुनने को। और फिर से वही बात मैं करूँगा कि अभी पूरी दुनिया परेशान है हेल्थ को लेकर। और सबके घर में कहीं ना कहीं दवाइयों की पोटली बनी पड़ी हुई है। बिना दवाई के लोग निकलते नहीं है, चलते नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दवाइयों का पीछा नहीं छूट रहा है हमारा? क्यों हमारी शरीर तकलीफ में आ रही है? कोई भी जानवर जो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, उनको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम मनुष्य क्यों इतना सफर कर रहे हैं? वो उसको जानने की कोशिश करते हैं फिर से। इसकी वजह है कि आपकी बॉडी में जो भी कुछ डालते हैं भोजन के रूप में, या पानी या पेय पदार्थ के रूप में, या श्वास के रूप में, या आपकी त्वचा से भी जो चीजें जा रही हैं, वो सारी चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं। जो भोजन ले रहे हैं वो भी आपके खाने योग्य नहीं है। जो आर्टिफिशियल चीजें आप यूज कर रहे हो, बॉडी लोशन, साबुन यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी पुअर है, 50 से नीचे होनी चाहिए। बहुत कम शहर बचे हैं हिंदुस्तान में जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 से नीचे है, जो सांस लेने योग्य है ना। और जो खाना खा रहे हो उसमें इतने पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं, सारी फूड स्टफ में ग्लाइकोफोसेट, जिसको एंटीबायोटिक के रूप में पेटेंट किया गया है, वो सारे भोज्य पदार्थ पे स्प्रे किए जाते हैं। यानी बिना डॉक्टर के यहाँ गए हुए आप प्रतिदिन एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हो। प्रतिदिन एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हो। यूजुअली एंटीबायोटिक की कोर्स जब आप बीमार पड़ते हैं, है ना, तो वहां पर डॉक्टर 5 से 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन का कोर्स आपको देते हैं एंटीबायोटिक को। यहाँ आप प्रतिदिन एंटीबायोटिक ले रहे हो भोजन के रूप में। तो करें क्या? इन स्थिति परिस्थिति को शॉर्ट टर्म 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में नहीं बदली जा सकती है जब तक हम और आप जागृत नहीं होंगे। हम और आप जगेंगे नहीं तब तक इन चीजों से एयर क्वालिटी इंडेक्स को 1 2 दिन में नहीं सुधारा जा सकता है। जो पीने का पानी है उसको 1 2 दिन में नहीं सुधारा जा सकता है। जो भोजन आप ले रहे हो उसमें 1 2 दिन में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो अब क्या करें? अभी क्या करें? यानी हमें ही अपने को इन चीजों से लड़ने की क्षमता बढ़ानी होगी, और साथ साथ इन चीजों को दुरुस्त और सही करने की भी मुहिम चलानी होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़िया करने के लिए वृक्षारोपण मास लेवल पे करनी होगी। 1 2 लोगों के सजग होने से ये नहीं होना है। नहीं तो मैं दावा करता हूं आने वाले 60 70 साल में मनुष्य प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। मनुष्य क्या, सारी ही जीव जंतु सारे लोग विलुप्त होने वाले हैं। समय रहते संभलने और समझने की जरूरत है। समय रहते संभलने की जरूरत है ना। अभी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई। जो हमारे एंसेस्टर थे वो अपने भोजन में 150 ग्राम तक फाइबर आराम से डाइजेस्ट कर लेते थे। और अभी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 30 से 35 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेने को बोल रही है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। वो भी हम लोग नहीं पचा पा रहे हैं, वो भी हमारे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह है कि फाइबर को डाइजेस्ट आप नहीं करते हो, आपके गट की बैक्टीरियाज करते हैं। और इसकी डाइवर्सिटी हम लोगों ने कम कर रखी है। उस फाइबर को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उसकी जनसंख्या हमने कम कर ली है अपने हाथों से।
उसको रेस्ट नहीं देते, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए। कम से कम 12 से 16 घंटे की रेस्ट उसे भी चाहिए होता है। और 99.99% 12 घंटे तो छोड़, 5-6 घंटे भी आराम ना दे पाते हैं। लेट नाइट भोजन करते हैं 12-1 बजे और सुबह उठते ही बेड टी चाहिए होता है 6 बजे। तो हम अपने जो सीवेज सिस्टम है उसे ठीक करने की कोशिश करें। और इस पे भी जो मैंने बताई इसके ऊपर तो काम करना ही करना है। और जो हमारी सीवेज सिस्टम है, ईश्वर ने आपको दे रखी है आपके शरीर से वेस्ट को निकालने के लिए। गुदा द्वार दी, मल को, जो आप जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, मैक्रोज और माइक्रोज, जो पाचन के बाद जो अवशेष बचता है उसे गुदा द्वार से बाहर होना होता है। तो वो पर्याप्त मात्रा में जो आप ले रहे हैं वो बाहर आनी चाहिए। वेस्ट वो नहीं आती है तो आपके शरीर में बीमारी रुकती है। एक, दूसरी, आपके मूत्र द्वार यानी यूरिन, वहां से भी आपके शरीर की गंदगी निकलती है। तीसरी, आपकी त्वचा, स्किन लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कही जाती है, उसका भी काम दुरुस्त होना चाहिए, यानी पसीने आपको निकालने चाहिए। अरे एडिया जी वे અહીંયા ગાલાને અકેલે रूम में चौथा है गालाने आपका श्वसन मार्ग, सांस। बाहर ना पाना के बाहर ना यहाँ से भी अगर आपके फेफड़े में जो अल्वेलाइज होते हैं बलून की तरह, और उन साले बलून को अगर एक बार खोल दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर का सरफेस एरिया बन जाएगा वो। सो इतनी बड़ी सरफेस एरिया है ऑक्सीजन एक्सचेंज को, यानी आप ऑक्सीजन ले जाएंगे और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल पाएंगे, है ना। और आपकी लीवर और किडनी ये अनवरत काम कर रही होती है आपके शरीर से गंदगी निकालने को। तो इन 6 ऑर्गन को आपको दुरुस्त रखना होगा, तभी आप इन विषम परिस्थितियों में भी, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के बावजूद, सिर्फ आपके लिए नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब, ये जानवरों के लिए भी है, बट फिर भी वो उनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, उनको पता है कब क्या करना है। तो हमें भी वैसे ही अवेयर होना होगा, यानी आपके गुदा द्वार यानी आपका मल त्याग सुचारू रूप से होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया है, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हो, ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल, और बहुत सारी बातें इस पे हो रही है। और मैं तो अपनी क्लिनिक में हर मरीज को पूछता हूँ कि आपका मल त्याग कैसा होता है। ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल देखेंगे 1 to 7, अगर 3 टाइप 3 और टाइप 4 अगर वैसा मल बन रहा है तो यानी आपके शरीर से वेस्ट सही मात्रा में निकल रहे हैं। और वही जब नहीं निकलते हैं तब वो इंटरनल टॉक्सिन बनती है, यानी वेस्ट मटेरियल आपके खून में जाती है, फिर वहां से और दूसरी जगहों में हर कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये बीमारी कुछ नहीं है, वेस्ट का शरीर में रुकना ही, गंदगी का रुकना ही शरीर में बीमारी है। जैसे आप अपने किचन में सिंक है और आपकी सिंक अगर ब्लॉक हो जाए, तो आप कुछ अगर खाना बना भी रहे हो, अच्छा भोजन भी बना रहे हो, तो सिंक से वो वेस्ट जो जमा हो रहे हैं उसकी स्मेल, फर्मेंटेड स्मेल आती रहेगी खराब। तो बिना उसको साफ किए आप नहीं खाना बना सकते हो। और हमारी स्थिति ये है कि हम लोग मल त्याग करें ना करें लेकिन भोजन हम लोग डालते रहते हैं। तो वेस्ट का शरीर में जमा होना ही बीमारी है। तो हमें इस वेस्ट को निकालने के तंत्र को, प्रणाली को मजबूत करनी होगी। और उस क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद, जिसपे मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपकी ब्रेन भी डिटॉक्स करती है, ब्रेन भी डिटॉक्स करती है। क्योंकि ये मेन स्विच है जो पूरे शरीर को चलाती है। तो इसका सही रहना बहुत ही आवश्यक है आपके और भी तंत्र को सुचारू ढंग से काम करने को।
आप अपने स्किन को डिटॉक्स, यानी स्किन का जो मार्ग है, जो रोम कूप है, उससे भी वेस्ट निकलने चाहिए। वो कैसे निकलेंगे? पसीने के थ्रू। तो अभी ज्यादातर लोग घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, और शारीरिक मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं। अगर कहीं जिम भी जा रहे हो तो वहां भी एसी लगा हुआ है, वहां भी पसीने नहीं निकल रहे लोगों को। कहीं वर्कआउट के लिए भी निकल रहे हो इंडोर, तो वहां भी एसी में जाके वर्कआउट कर रहे हो तो वहां भी पसीने कम निकल रहे हैं। तो आपके शरीर के जो ये 6 ऑर्गन बताए, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, अगर इस तंत्र को अगर आप मजबूत कर दे रहे हैं, तो जो वेस्ट आएगी उसको आप आराम से बाहर कर पाओगे। क्योंकि 1-2 दिन में जो स्थितियां बन रही है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सजग होने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, मास लेवल पर काम करने की जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए, इस प्लेनेट को बचाने के लिए। बट आज की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमारे शरीर में जो वेस्ट को बाहर करने के तंत्र है, उसको सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे वेस्ट कम जमा हो और आपके शरीर की तकलीफें कम हो। अगर बीमार है तो बीमारी दूर होती चली जाए, अगर बीमार नहीं है तो कभी बीमार ना पड़े। यानी आपका मल त्याग, ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल 3 और 4, है ना? 7 days in a week, 30 days in a month and 365 और 366 days in a year, वैसा मल त्याग होना चाहिए प्रतिदिन। ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल 3 और 4। वैसी स्थिति में आपके शरीर में वेस्ट नहीं रुकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रेशन, चूंकि किडनी से भी आपकी फिल्ट्रेशन होती है वेस्ट की, है ना? वेस्ट को शरीर में निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। तो जब आप हाइड्रेटेड होंगे तभी वो सुचारू रूप से आपके शरीर से निकाल पाएगी। तीसरा, सर्कुलेशन, क्योंकि न्यूट्रिशन का हर एक कोशिका तक पहुंचना और वहां से वेस्ट मटेरियल, सब लोगों ने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब शरीर का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। तो जो भी आप भोज्य पदार्थ लेते हैं या वाटर लेते हैं, एयर लेते हैं, जो भी, तो जो वेस्ट निकलने हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा आपकी सर्कुलेशन से ही। तो सर्कुलेशन कब संभव है? अगर आप बैठे रहोगे सर्कुलेशन नहीं होना है। सर्कुलेशन तभी होगी जब आप हार्ट के रेट को बढ़ाओगे, पंपिंग बढ़ाओगे। वो पंपिंग कैसे होगा? फिजिकल एक्टिविटी से। एंड फिजिकल एक्टिविटी एट लीस्ट 8 to 10,000 स्टेप एवरी डे। 10,000 स्टेप एवरी डे वॉक इज अ मस्ट। और कुछ करो या ना करो सर्कुलेशन के लिए, ताकि हर ऑर्गन को वो परफ्यूजन जाए, क्योंकि ऑक्सीजन भी जाएगी थ्रू सर्कुलेशन ही। तो 8 to 10,000 स्टेप आपको प्रतिदिन चलने चाहिए, अनटिल अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर किसी बड़ी वजह से आप नहीं चल पा रहे हो, मान लो घुटने से आप नाकाम हो, चल ही नहीं सकते हो, तो अलग बात है। अदरवाइज यू मस्ट वॉक। अभी यंग एज में घुटने खराब होने की वजह क्या है? क्योंकि हम लोग अपने यंत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्स योर बॉडी। बॉडी में गंदगी ना रुके, जब आप चलोगे तो देखो, आप बैठे रहो पसीना ना चलेगी, आप चलते हो पसीना चलेगी, पसीने आने हैं। तो वहां से भी बहुत सारे वेस्ट आपके निकलते हैं। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी डोंट यूज आर लंग, वी ऑल आर सैलो ब्रीदर। सैलो ब्रीदर यानी हम लोग अपने फेफड़े का संपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मेडिकल साइंस सेज कि 70% आपकी ब्रीदिंग डायफ्राम से होनी चाहिए, दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग।
एंड वी ऑल आर थोरेसिक ब्रीदर, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। 1 मिनट में आपकी जो श्वसन गति है, सांस की गति 12 से 15 बार होनी चाहिए। एंड आई हैव नोटिस्ड साइलेंटली मेनी अ टाइम्स, गेस्ट आते हैं या कहीं मैं बैठा हूँ, लोगों की सांस गति ऑब्जर्व करता हूँ विथ माई वॉच। मोस्ट ऑफ देम दे आर फास्ट ब्रीदर, 20, 25, 30, and they are unaware, they are shallow breather. सो आपको अपने फेफड़े की क्षमता बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में ले जाना होगा। और जब ज्यादा आप ऑक्सीजन लेकर जाओगे तो ज्यादा वेस्ट भी निकाल पाओगे। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है फेफड़े के साथ, और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बाहर आते हैं। सो आपके श्वसन की क्षमता बढ़ानी होगी। आई डू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मैक्सिमम मैंने कोशिश करी ब्रेथ होल्डिंग। इट वाज 2:39 2 मिनट 39 सेकेंड। सो आपको अपने श्वसन की क्षमता बढ़ानी होगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट विल नॉट कम इन अ डे, वो एक दिन में नहीं आएगा। और ये एक जीवन शैली है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया जो बाहरी परिवेश बन रहे हैं, पानी की, हवा की, भोजन की, उसको 1-2 दिन में चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, वेस्ट को, सीवेज को मजबूत कर सकते हैं। जो भी गंदगी आए बॉडी उसको फेंक पाए बाहर, एंड योर बॉडी इज इक्विप्ड विद दैट। और आप सोचेंगे कि ये 2-4 दिन करूं और मेरी चीजें ठीक हो जाए, नहीं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। मैं आज की बात करूं, मैं सुबह उठा हूं, मेडिटेशन किया, पवन मुक्तासन स्टेज 1 आई डू एवरी डे। उसके बाद मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम किए 15 मिनट। उसके बाद कुंभक, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी और अपनी फेफड़े की क्षमता बढ़ाने को, दैट आई डिड 40 मिनट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एंड देन आई वॉकड सिंस मॉर्निंग 6,000 steps I have walked yet. If you are able to see, so 6,000 steps I have walked, and almost every day I walk, it is 12,000 step. It's 15,000 step. सो सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी क्लिनिक में बैठता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि भैया आपने वॉक करनी है। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं। मैं बोलता हूँ लोगों को, आपके शरीर के पास भी वक्त नहीं है आपको स्वस्थ रखने के लिए। आप गलत जगह आ गए हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझसे बात करने से और मेरे ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल ना ठीक होने वाले हो। आई एम वेरी सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू। मैं क्षमा चाहता हूँ, कहीं और जाकर इलाज ले लो, मेरे यहाँ कोई फायदा ना होने। सो योर बॉडी इज equipped to heal you. सो इट इज अ लाइफ स्टाइल, इट इज नॉट शॉर्टकट थिंग्स। जो डॉक्टर के यहाँ गया, 2 गोलियां निगल ली, दर्द की गोली, सिर दर्द हो रहा है और ठीक हो गया। अरे सिर दर्द क्यों हो रहा है, उस कारण को तो देखो, उस कारण को दूर करोगे, सिर दर्द ठीक हो जाएगी। आपको सर्वाइकल नेक पेन हो रही है, क्यों हो रही है भैया? आपका पोस्चर सही नहीं है, पोस्चर ठीक करो, दर्द चली जाएगी। सो आपके अपने सीवेज सिस्टम को ही मजबूत करना है। आप कुछ भी डालोगे शरीर में, अगर आपका सीवेज सिस्टम मजबूत है ना, किसी रॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी खाओगे, यू कैन थ्रो इट आउट थ्रू योर बॉडी। हम लोगों ने अपने सीवेज तंत्र को ही वीक कर लिया है। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। कि कभी रॉ खा लो, कभी फ्रूट डिटॉक्स कर लो, कभी पानी में रह लो। बट यस, इट इज लाइफ स्टाइल, 12 to 16 hour ऑफ फास्टिंग, एंड दीज थिंग्स आर डूइंग फ्रॉम एजेस। हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें बहुत सालों से करते आए हैं।
इसी पर बाहरी लोगों ने नोबेल प्राइज ले लिया, और हमारे यहाँ तो एकादशी व्रत पता नहीं जमाने से दादी लोग करते आ रहे थे, और हमें तो 24 आवर फूड चाहिए, जोमेटो स्विगी। सो 12 टू, पहले तो रिचुअल में थे, शाम में 6 बजे सूर्यास्त होते ही लोग खाना खाते थे, 6-7 बजे, और सुबह 7 बजे 8 बजे के बाद ही 12 घंटे का तो ऐसे ही फास्टिंग हो जाना था लोगों का। वही तो मैं बोल रहा हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ प्रॉब्लम, आपको 12 से 16 घंटे का गैप लास्ट मील ऑफ द डे एंड फर्स्ट मील ऑफ द डे में वो देना चाहिए, जो आपके पाचन तंत्र प्रणाली को और जो आपके आंत के बैक्टीरिया हैं उन्हें भी आराम चाहिए आपके फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने के लिए। आप नहीं पचाते हो, ध्यान रखना। जो भी फाइबर है वो सारे बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, उसको डाइजेस्ट वो करते हैं, आपकी शरीर नहीं करती है। आपसे ज्यादा नंबर में वो है, कई बार बात कर चुका हूं। तो आपको अपने सीवेज सिस्टम को ही मजबूत करनी है। उस मजबूत करी में मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, circulation, that is physical activity, at least walk is very important, breathing exercise at most important, उसकी क्षमता बढ़ानी होगी, हाइड्रेशन, पानी पर्याप्त चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर है, आपकी बॉडी 70% वाटर है। सो प्रॉपर हाइड्रेशन। ऐसी चीजें ना लें जो लीवर को नुकसान करे, और ऐसे भोजन को लें जो सुपाच्य हो और जो आपके स्टमक को हार्डली 3 घंटे में छोड़ दे। 3 घंटे में आपके स्टमक को छोड़ दे, आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। अगर 3 घंटे से ज्यादा अगर आपके स्टमक में रुक रही है, फर्मेंट हो रही है, तो आपकी एनर्जी को छिन कर रही है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, सर खाना खाता हूँ उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है, सोने का मन करता है। यानी वो आपके लिए सही भोजन नहीं है। आप जो भी ले रहे हो, आपकी पाचन तंत्र कमजोर हो रखी है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो भोजन ऊर्जा देनी चाहिए वो आपकी ऊर्जा छीन कर रही है, आपकी पाचन तंत्र ही कमजोर है। अच्छी और गहरी नींद, अच्छी और गहरी नींद, और आपके दिनचर्या में ये 5-6 इमोशन मैं बोलता हूं, इसके साथ जीना सीखें। लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, abundance, joy and peace. These are the 6-7 emotions जिसके साथ आपको जीना सीखना चाहिए। ये आपकी हीलिंग में हेल्प करेगी। और भोजन जब कभी भी ले, डोंट गेट इट फुल अप टू हियर, यहां तक भरने की जरूरत नहीं है। यू ईट लेस, ट्राई टू फिल योर स्टमक 80%, नॉट 100%, और इवन 70%। बचपन में पढ़ा होगा, आधी पेट भोजन करना चाहिए, 1/4 पाचक रस के लिए छोड़ना चाहिए, 1/4 हवा के लिए छोड़ना चाहिए। जो स्टमक में मूवमेंट होती है जिसे चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, और उसमें पाचन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसे काइम बोलते हैं, CHYME, काइम। और जब तक वो पूरी पचती नहीं है, तब तक नेचर ने ऐसा बना रखा है सिस्टम कि वो स्टमक को छोड़ती ही नहीं है, वो ड्यूडेनम में, छोटी आंत में जाना नहीं है। तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए आपको ओवर ईट कभी नहीं करनी है। इफ यू विल ओवर ईट, यू विल फुल इट टोटली। ना तो उसमें पाचक रस के लिए जगह है, ना उसमें एयर के लिए जगह है, और ना स्टोमक में इतनी जगह आपने खाली छोड़ी जो उसको चर्न कर सके, है ना। एंड पाचन तंत्र पे भार ना पड़े, उसके लिए आपने च्यू करना है थॉरोली, माइंडफुल ईटिंग। खाना खाते समय ना तो टीवी देखें, ना मोबाइल चलाएं,
कोशिश करें जमीन पर पालथी मारकर बैठे, उससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और पाचन अच्छी होती है। च्यू इट थॉरली, छोटे बाइट लें एंड च्यू इट एट लीस्ट 30-35 टाइम्स। 32 दांत ईश्वर ने दिए हैं, उतनी बार आपको हर निवाले को चबानी चाहिए। पाचक रस मुंह में सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं होती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम होती है। प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ अमाशय में होना है। और जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है, मैं बता दूं, मेडिकल साइंस भी कहती है जो बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं, जिसमें 45 से 65% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 to 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 30% जो है 20 से 30% तक फैट होना चाहिए। सो प्रोटीन बहुत नहीं चाहिए होता है शरीर को। अगर आप मान लो 1600 कैलोरी ले रहे हो, मैंने कहा 10 to 30%, अगर आप 10% रखते हो तो मात्र 160 कैलोरी चाहिए आपको प्रोटीन के लिए, ओनली 160 कैलोरी। और फैट इज इम्पोर्टेंट 30%, क्योंकि आपकी ब्रेन मटेरियल है ना, वो पूरा का पूरा फैट ही है। सो यू in a balanced macronutrient diet, you should have major portion carbohydrate followed by fat followed by protein, प्रोटीन को पीछे। और अभी मेडिकल साइंस ने प्रोटीन मिथ मिथ नहीं कहूंगा, मेडिकल साइंस भी सही बताती है कितना प्रोटीन आपने लेना है, बट वी ओवरडू, और जिसकी वजह से किडनी रोगियों की संख्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे यहाँ नहीं, पूरी पूरी दुनिया में। सो यू डोंट नीड मच प्रोटीन। अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, अगर आप 20% भी कर रहे हो, ओनली 400 कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। और 10% की अगर बात करें, वो ओनली 200 कैलोरी इज नीडेड फ्रॉम प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी लगभग आपको देती है, सो ओनली 50 ग्राम प्रोटीन इज नीडेड। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो अपने को कम बीमार पड़ने के लिए देयर इज वन मैसेज फ्रॉम पारुल जी, जूम इज गोइंग टू एंड। इसको फिर से आप लोग रीज्वाइन करेंगे एंड देन विल टेक ऑन क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर किन्हीं का होता है तो। So we can do one thing. We can again join this meeting so that Yeah. the participants can ask the question. So dear Sure. participants, आप फिर से एक बार Zoom मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है। थैंक यू।